प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको हमारे विजुअल स्टूडियो एडिटर में जाना पड़ेगा और हम स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रोग्रामिंग में जब जाएंगे तो स्टार्टिंग का तो वही चीज रहेगा जो हमने काम करना है। फिर हम यूज करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड इंडिकेट करता है कि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्ट्रक्ट का मतलब होता है कि आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो आगे हमने एक नाम दे दिया है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इसके लिए एक स्ट्रक्चर नेम होना चाहिए। हमने नेम दिया और अब हम उस एग्जाम्पल को यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो क्या एग्जाम्पल थी वो, क्या आपको याद है? वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से थी कि हमने उसमें नेम लिया था, रोल नंबर और एज एंड मार्क्स लिए थे। यानी कि 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स को हमने स्टोर करना है एक स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपको यही समझना है कि जब भी आपको हिट्रोजीनियस डेटा यानी कि डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करना है तो आप उसको स्ट्रक्चर के अंदर ही स्टोर करेंगे। चलिए, सिस्टम अगर आप देख रहे हैं कि आपके सिस्टम पे यहाँ पे स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है, हमने एक बॉक्स बना लिया है और उस बॉक्स में हमने ये तीनों डिफरेंट वैल्यूज को रख दिया है और एंड में क्लोजिंग में हमें ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट का क्यों यूजेज किया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है सी वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है और अब हम हमारे डेटा को कहीं पे एक डिब्बे के अंदर बंद करना चाहते हैं। तो हमने उस डिब्बे को बना दिया है स्ट्रक्चर और उसके ऊपर एक लिड यानी कि कवर लगा दिया है जिसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन मेन में करेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे एंटर द नेम, जैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स आज तक किए हैं ऐसे, एंटर द एज एंड एंटर द मार्क्स। इस तरह से आप कोई भी 3 डिफरेंट डेटा टाइप ले लीजिए, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, आईडी, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप अगर आप ध्यान से देखें, हमने एन वेरिएबल को लिखा है या एज वेरिएबल को लिख रहे हैं या हम फ्लोट में, अभी जो हम %d को %f करने वाले हैं क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप है, तो हम ये जो वेरिएबल लिख रहे हैं, आप ध्यान से स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे इन हर एक वेरिएबल के नीचे रेड लाइट आपको दिखाई देगी, यानी कि रेड अंडरलाइन जिसको हम कहेंगे। तो जब भी हमारी प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ रेड अंडरलाइन होता है, इसका मतलब है कोई तो एरर है। मगर अगर हम देखें तो आज तक तो हमने ये वेरिएबल्स ऐसे ही यूज किए हैं, तो क्या एरर हो सकता है? तो चलिए इस प्रोग्राम को पहले कंप्लीट करते हैं और इसका रिटर्न 0 हम एंड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप हमने फंक्शन रिटर्न में कर दिया है मेन में, सो हम एक रिटर्न स्टेटमेंट एंड में लगाएंगे और फिर इस प्रोग्राम को जरा रन करके देखते हैं कि इस प्रोग्राम में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जबकि हम तो सारा से ठीक कर रहे हैं। देखिए, एरर वही आएगा जो एक्सपेक्टेड है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जो ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू जो है आप देखेंगे तो वो अनडिफाइंड कहेगा, अनडिक्लेयर्ड कहेगा। एज इज अनडिक्लेयर्ड, लेकिन हमने तो एज को डिक्लेयर करा है। अब आपको यही याद रखना है कि यहाँ से ही हमारी एक कह लीजिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की शुरुआत हो गई थी थोड़ी बहुत, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे और हमने उसको डिब्बे में रख लिया है। फ्यूचर में आप C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझ पाएंगे। तो हमने एक डिब्बे में रखा है और उसको एक लिड लगा दिया है हमने, तो हमने तो उस लिड का यूज कहीं किया ही नहीं। अगर आपके घर में मिठाई का डिब्बा है और आपको वो मिठाई खानी है तो आप क्या करेंगे? आप पहले उस लिड को ओपन करेंगे। तो हमको भी कुछ यहाँ पे वैसा ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये वेरिएबल जो है ये उस डिब्बे के अंदर है, ग्लोबल स्कोप नहीं है इनका, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम डिक्लेयर यहाँ करते तो ये वर्क हो जाता, लेकिन हमने उनको बॉक्स के अंदर डिक्लेयर किया है, तो हमको उस बॉक्स का जो ढक्कन है यानी कि जो कवर है, जो लिड है, यानी कि हमारी प्रोग्रामिंग में अगर हम कहें तो ऑब्जेक्ट है, उसका भी कहीं यूज करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करना है। ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा
डॉट करना पड़ेगा और उस वेरिएबल का। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट डॉट करते ही यानी कि p डॉट n लिखते ही आपका वो जो रेड लाइट है वो खत्म हो चुका है। हर एक वेरिएबल में हम वही चीज करने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने वही चीज करी है और तीनों में अगर आप देखें तीनों में क्या चीज आ रही है, अब वो रेड लाइट हमारे पास नहीं है। अब ये प्रॉपरली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स हैं, तो क्या अभी भी वो एरर आएगा? चलिए रन करके देख लेते हैं। जब हम रन करके इस प्रोग्राम को देखें तो आउटपुट में एंटर द नेम मांग रहा है, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो 101% वर्किंग कंडीशन में है। तो आप एंटर करिए और तीनों चीजों के लिए ये आपसे एंटर मांगेगा क्योंकि आप एंटर इनपुट करना चाह रहे हैं। आउटपुट आपने कुछ दिया नहीं है इसीलिए ये एग्जिट होके वापस टर्मिनल में आ रहा है। अब इस प्रोग्राम को आप कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए आप इसको वापस इनपुट स्टेटमेंट्स तो हमने सारी कर ली हैं, अब हम आउटपुट स्टेटमेंट्स करेंगे। तो जो P है वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, आपको हमेशा याद रखना है। ऑब्जेक्ट्स को आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनसाइड द मेन भी कर सकते हैं। आपकी फ्यूचर एडवांस क्लासेस में आप इस चीज को भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है कि स्ट्रक्चर को हमने हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट देना है और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंटिंग का काम कि हमने अब जो इनपुट करवाया है वो हमको आउटपुट तो लेना है। तो चलिए अब हम देखते हैं आउटपुट कैसे लेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको प्रिंटफ स्टेटमेंट्स तो पता ही है स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए, क्योंकि एवरी टाइम आपको न्यू लाइन में डेटा चाहिए तो आप न्यू लाइन करेंगे। अगर आपको न्यू लाइन में डेटा नहीं चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, तो आप टेबुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो एवरी टाइम जो याद रखने की बात है प्रिंटफ स्टेटमेंट में भी कि आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट का यूजेस नहीं किया तो आपका वर्क नहीं होगा। एवरी टाइम you have to remember this thing. You have to use a concept of objects with the variable, object with the variable, without variable और without object आप इसको implement नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर बनेगा तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे आप वो इनसाइड द मेन ऑब्जेक्ट बनाएं या आप आउटसाइड द मेन बनाएं, आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल which is used for allocating the memory as much as which is required by the structure. Okay, तो इस तरह से हमने printf statements तीनों कर दी हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब हमारा लास्ट काम क्या है? हम क्या करना चाहते हैं? हम इसको रन करना चाहेंगे। क्या हमने अब जो इनपुट दिया है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट जो है क्या वो हमको मिलेगा या नहीं, इसको अब हमने चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हमें फिर रन करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो रन द कोड करिए और एंटर करिए। सपोज करिए आप एंटर में नेम एंड इनपुट कराते हैं, आपको क्लिक करिए नीचे, ठीक है, मिस्टेकनली आप देख पा रहे हैं, आप क्लिक करिए और एनी हमने नाम दे दिया, एज दे दिया और अब मार्क्स दे देते हैं। रैंडमली आप कोई भी वैल्यू दे दिए। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल आउटपुट आपके पास आपके सामने आएगा। इट्स नॉट अबाउट दिस वीडियो, इट्स अबाउट आप जब प्रैक्टिकल करेंगे एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज आराम से समझनी होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि स्ट्रक्चर का थ्योरी पोर्शन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा वो समझना होगा। तो आपके लिए स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इजी होगा, जैसे बाकी कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको बहुत ही इजी लगा। तो अब ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होगा तो आप उस टाइम पे किसको यूज करने वाले हैं? सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर को। आप एक डिब्बा बनाने वाले हैं और उस डिब्बे के अंदर उन तीनों चारों जो भी आप चीज रखना चाहते हैं उनको रखेंगे और उससे आपका फायदा ये होगा कि स्ट्रक्चर से आपका जो डेटा है वो एक ही जगह पे रहता है, ना कि रैंडमली। वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का क्या ड्रॉबैक है कि अगर आप रैंडमली वेरिएबल करेंगे तो वो रैंडमली मेमोरी लेगा। तो ये था स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट।